साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए जे कुमार पॉलिटी के इस यूट्यूब मंच पर उपस्थित हूँ। फर्स्ट पेपर के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें से पॉलिटी का टॉपिक हम ले रहे हैं और भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा समाजवादी राज्य। देखो साथियों, समाजवाद क्या है? सबसे पहला प्रश्न यही हमारे दिमाग में आता है कि आखिर समाजवाद क्या है। तो हम देखें, समाजवाद को एक निश्चित परिभाषा में बांधना तो कहीं ना कहीं संभव नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे रूप हैं। तो कोई किसी ने किसी रूप में इसको अपना रखा है, किसी ने किसी रूप में। तो एक निश्चित इस शब्द की परिभाषा ना देने की बजाय, बल्कि ये एक, हम तो ये कहेंगे कि एक विचारक है CEM जोड़, उन्होंने कहा कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसे कोई भी अपने अनुरूप पहन लेता है। ब्रिटिश विचारक है जिन्होंने समाजवाद के बारे में ऐसा कहा। तो सीधा सा है कि इसको एक निश्चित परिभाषा में बांधना संभव नहीं है। अब देखो, जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, या फिर ये कहें कि जो सेकंड ग्रेड में सोशल साइंस सब्जेक्ट लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर अगर ये टॉपिक आता है तो वो बच्चे इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। और हम इसका अध्ययन यहाँ पर फर्स्ट पेपर के रूप में कर रहे हैं, तो यहाँ पर इतना विस्तार से हमें करने की जरूरत नहीं है जितना सब्जेक्ट के विद्यार्थी करते। फिर भी हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि आखिर समाजवाद क्या है। देखो, साधारण अर्थ समझें तो समाजवाद राजनीतिक और एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें संपत्ति और जो उत्पादन के साधन होते हैं उन पर राज्य का नियंत्रण होता है। संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। राज्य का नियंत्रण मतलब कि वो संपत्ति के जो साधन है किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, राज्य के हाथ में है, या फिर ये कहें कि समाज के नियंत्रण में है। उन पर, उस पूरे जो संपत्ति है या उत्पादन के साधन है, उन पर समाज का नियंत्रण है, समाज का स्वामित्व है। समाज का मतलब संपूर्ण राज्य का स्वामित्व है, सरकार के अधीन है। तो किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में कोई भी ऐसे उत्पादन के साधन नहीं है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के साधन कहलाएंगे। तो समाजवाद एक विचारधारा है जिसका उद्देश्य इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था लाई जाए समाज में कि व्यक्ति को न्याय प्रदान हो सके। समाजवाद का कहीं ना कहीं ये टारगेट है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। न्याय कब मिलेगा? न्याय जब मिलेगा जब उसको उसकी मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति होगी। उसको एक बेसिक जीवन जीने के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उनकी पूर्ति होती है। पूर्ति कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य किस प्रकार करेगा? उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, या उनको ऐसी व्यवस्था करे समाज में कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, उनको रोटी कपड़ा मकान मिले, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कम से कम पूरी हो जाए। और भारत की राजनीति में हम समाजवाद शब्द को देखें तो बहुत प्रचलित है। कई राजनीतिक पार्टियां इस शब्द का अपनी घोषणाओं में कहीं ना कहीं उपयोग करती है, इस शब्द का इस्तेमाल करती है। यहाँ तक कि कुछ पार्टियां समाजवाद के नाम से ही बनी हुई है। समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है। तो उनकी विचारधाराओं में समाजवाद कहीं ना कहीं लक्षित होता है। तो मुख्य रूप से हम देखें कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था होती है 3 प्रकार की। नंबर 1 समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम पढ़ ही रहे हैं। नंबर 2 पूंजीवादी, और नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखो, समाजवाद इसमें क्या है? समाजवाद में या समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के या जो वितरण के साधन होते हैं उन पर राज्य का नियंत्रण रहता है। या ये कह सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप
ज्यादा होता है। दूसरी तरफ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उसमें हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है राज्य का, ये कह सकते हैं निजीकरण बहुत बड़े स्तर पर होता है। और एक होती मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे कि भारत की है, उसमें राज्य का हस्तक्षेप एक सीमित मात्रा में होता है, कहीं होता भी है, निजीकरण भी है और सार्वजनिक भी है, यानी राज्य का भी नियंत्रण है कि कुछ क्षेत्रों पर, कुछ क्षेत्रों को प्राइवेट लोगों के लिए भी खुला छोड़ रखा है। तो ये एक 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर, या कहते हैं कि मुख्य रूप से होती है, जिसमें से भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रखा है, ना तो समाजवादी है और ना ही पूंजीवादी है, बल्कि दोनों का कह सकते हैं कि मिक्स है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आप ये समझ लो कि मिश्रित प्रकृति की है, अर्थात भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत का समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। और कैसा नहीं है? ये साम्यवादी समाजवाद तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये तो है और ये नहीं है। साम्यवादी समाजवाद यानी समाजवाद का ही बहुत एक एक्सट्रीम लेवल है, उसकी हाईएस्ट स्टेज है, उसको साम्यवाद कहा गया है। तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी तो समझते हैं। अब ऐसी व्यवस्था में समाज का नियंत्रण बहुत ज्यादा कठोर होता है, लेकिन हमारा समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद में इतनी कठोर व्यवस्था नहीं होती है कि सारी चीजों पर राज्य का नियंत्रण हो, अर्थात समाजवाद और उदारवाद दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हुए हमने स्वतंत्रता को भी अपनाया हुआ है, समानता को भी महत्व दिया गया है। देखो अगर हम देखें, पूंजीवाद था, पूंजीवाद में स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर दिया जाता है और समाजवाद में समानता पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो हमने इन दोनों का मिक्स अपनाया हुआ है, तो हमने स्वतंत्रता को भी अपनाया हुआ है, समानता को भी अपनाया हुआ है। और साम्यवादी जो समाजवाद है, जो कि विशेषकर हम देखते हैं सोवियत संघ जैसे देशों में बहुत प्रचलित था, वो राज्य आश्रित समाजवाद उसको कहा जाता है, यानी सब कुछ राज्य पर निर्भर है। इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। तो समाजवाद को आश्रित, साम्यवादी समाजवाद को आश्रित समाजवाद कहा जाता है, यानी राज्य आश्रित समाजवाद, सब कुछ राज्य पर ही है, यानी राज्य के नियंत्रण में है। उत्पादन वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है। एक तो साम्यवादी समाजवाद में ऐसा होता है। दूसरा है, या फिर इसी को दूसरे अर्थ में देखें तो साम्यवादी समाजवाद में जो उत्पादन के साधन हैं, वितरण के साधन हैं, उन पर जो राज्य का नियंत्रण है बहुत कठोर होता है, जबकि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसमें साम्यवादी समाजवाद की अपेक्षा राज्य का नियंत्रण कम होता है, यानी राज्य का हस्तक्षेप कम होता है। देखो आप इसको अगर मोटा मोटे समझे तो हम देखते हैं कि 1991 से पहले हमारा देश भी समाजवाद के बहुत बड़े रास्ते पर चलता हुआ आ रहा था, और बहुत सारी चीजें, लगभग सभी चीजें सार्वजनिक क्षेत्र में थी, सरकार के नियंत्रण में थी। इसका अगर आप कुछ भी उदाहरण ना समझो तो आप ये देखो कि आपने प्राइवेट स्कूल को कब से देखा है अपने क्षेत्र में? प्राइवेट पढ़ा हुआ उसको छोड़ दो कि वो सन 1600 से चल रहा है, 1500 से, उनको छोड़ दो। आपने अपने आसपास प्राइवेट स्कूल को कब से देखा है कि ये प्राइवेट स्कूल कब से शुरू हुए? आपने देखा होगा 92, 93, 94, 95, 2000 के आसपास, ये तब से उभरे। इससे पहले प्राइवेट स्कूल खोलने का अधिकार ही नहीं था तो कोई बहुत विशेष परिस्थितियों में होगा। आम व्यक्ति प्राइवेट स्कूल नहीं खोल सकता था, क्योंकि ये कार्य केवल सरकारी क्षेत्र का था, केवल सरकारी स्कूल होते थे। तो जैसे ही हमने 1991 में उदारवाद को अपनाया, एलपीजी को अपनाया, ये कहें
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। देखो 1991 में एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी, जिसके कारण हमने अपनी विचारधारा को बदलना पड़ा। देश आर्थिक संकट के नजदीक आ गया था, भारत की वित्तीय साख कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई दे रही थी। तो उस परिस्थिति में जो तत्कालीन सरकार थी, जिसमें हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने उदारवाद को अपनाया। वो एलपीजी फॉर्मेट को उन्होंने लागू किया अपने देश में। तो वो निजीकरण लाए, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ये ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को अपनाया। यानी वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कह लें इसको, कि हमारे लिए पूरी पृथ्वी अब बाजार हो गया। हम भी जिसने भी इसको अपना रखा है, हम उनके लिए बाजार हो गए। भारत एक बाजार हो गया दूसरे देशों के लिए, और हमारे लिए दूसरे देश बाजार हो गए। उस प्रणाली को अपना के और फिर देश उस स्थिति से निपटा है, और आज एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि अब हम ठीक ठाक स्थिति में पहुंच गए हैं। उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और सभी सरकार का अपना अपना अलग अलग योगदान रहा है, वो एक अलग बात है। बात यह है कि जो भारत का समाजवाद है वो पूर्व सोवियत संघ के समाजवाद की तरह बिल्कुल भी नहीं है। निजी संपत्ति का उन्मूलन नहीं करता है, निजी उद्योगों का उन्मूलन बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि जो आर्थिक न्याय की धारणा है, वे आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? आर्थिक न्याय का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समानता लाना, सार्वजनिक नियंत्रण में सारी चीजें रहना। तो उसको लोकतंत्र के साथ मिलाकर हमने अपनाया हुआ है आर्थिक न्याय को। तो उसमें प्राइवेटाइजेशन भी है और अपना सरकारी नियंत्रण भी है, दोनों क्षेत्र हैं। हालांकि बड़े स्तर पर प्राइवेटाइजेशन हो गया है और सरकारी नियंत्रण कम क्षेत्रों में बचा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने अपनाया हुआ है। अब बात ये आती है कि भारत का समाजवाद को एक रूप दिया, एक नाम दिया गया है, वो क्या है? तो वो है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है जिसमें अर्थव्यवस्था के, एक मिनट, कैमरे में कुछ सिग्नल आ रहा है। शायद कुछ टेक्निकल मिस्टेक है। क्या हो रहा है? चलिए, शायद हो गया है सही। तो भारत के समाजवाद को जो नाम दिया जाता है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद। एक ये शब्द हमें याद रखना है, और जिसमें अर्थव्यवस्था में ये भी ध्यान रखना है कि निजी उद्यम को भी शामिल है, क्या कर रखा है, सरकारी नियंत्रण भी है उद्योगों पर, दोनों साथ साथ ये अस्तित्व में है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, ये भी क्लियर है, और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है कि भारत का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो किसकी विचारधारा पर आधारित है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा पर भारत का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो आधारित है। पंडित जवाहरलाल
नेहरू। अब इसमें कुछ विचारक होते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स का आपने नाम सुना होगा, गांधीवाद भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। तो भारत ने कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है साम्यवाद से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। आप जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी कार्ल मार्क्स को बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत बड़ा विचारक है, बहुत विस्तार से आपका फर्स्ट ग्रेड में इसके टॉपिक मिलेंगे, तो उसमें आप ये इसको देखने को, कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है वो हिंसक संघर्ष का सिद्धांत था, हिंसा पर जोर देता था। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार है, और मतलब वो कहीं ना कहीं हिंसक प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो वो उस हिंसक संघर्ष के सिद्धांत को हमने नहीं अपनाया है भारत ने, हमने तो सीधे सीधे अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए समाजवाद को हमने पाना, अपने उसको चाहने की या उसको उपलब्ध या पाने की कोशिश की है। तो भारत ने एक बीच का रास्ता निकाला, मिश्रित व्यवस्था को अपनाया। भारतीय समाजवाद जो है वो गांधीवाद का और मार्क्सवाद का फिर मिश्रण है। भारत का जो समाजवाद है वो इन दोनों का मिश्रण है, गांधीवाद और मार्क्सवाद। और अगर ये कहें कि इन दोनों में से किसकी तरफ झुकाव है, तो गांधीवाद की तरफ हमारे समाजवाद का ज्यादा झुकाव है। तो ये प्रश्न भी बन जाएगा। देखो हम इसको लिखवाएंगे, अभी पहले आप पूरा समझ लेते हैं, फिर एक बार पूरा ही लिखवा देंगे लास्ट में, जब सेशन ये हमारा टॉपिक समाप्त होगा तो पूरा का पूरा एक साथ लिखवा देंगे। तब तक आप एक बार इसको अच्छे से समझ लो। तो अब बात ये आती है कि जो हमारी प्रस्तावना थी, प्रस्तावना में क्या ये समाजवाद शब्द वर्णित था, शुरू से वर्णित था क्या? जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में ये शब्द शुरुआत में नहीं था। कौन सा? समाजवाद। कब इसको प्रस्तावना में शामिल किया गया? 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो जिसमें से समाजवाद को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये भी हमें याद रखना है। अब बात आती, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवाद के बारे में कोई टिप्पणी की है क्या? तो एक केस था DS नकारा केस, DS नकारा बनाम भारत संघ, ये केस था। DS नकारा बनाम भारत संघ 1982 की बात है। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया समाजवाद के बारे में कि भारतीय समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है, जो निश्चित रूप से गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में टिप्पणी की है, और भी कई मामलों में समाजवाद के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। जिसमें एक मामला था, उसमें समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि समाजवाद का जो मूल उद्देश्य है वो समाज के कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। तो जो ये DS नकारा वाली परिभाषा जो सुप्रीम कोर्ट ने दी कि भाई समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है और ये गांधीवाद की तरफ झुका हुआ है, इसका हम क्या अर्थ निकालें? अगर इसका हम थोड़ा सा अर्थ निकालें तो इसका है कि हमारा जो समाजवाद है वो आर्थिक समानता पर बल देता है, आय के समान वितरण पर बल देता है। भाई इकोनॉमिक इक्वलिटी हो गई, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गई, वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा करने पर बल देता है, उन्हें अधिक से अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर बल देता है। और इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत का समाजवाद कौन से रास्ते पर चलता है? अहिंसा के रास्ते पर चलता है, शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करता है।
और निजी संपत्ति और उद्योगों को समाप्त किए बिना दोनों पक्षों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। यह हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा का। एक और भी मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समाजवादी समाज की रचना के इसके अंतर्गत राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व की जो प्रवृत्ति होती है, एक तो राष्ट्रीयकरण हो गया और एक राज्य स्वामित्व, इनकी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कोई भी चीज है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, वो यानी सार्वजनिक ही हो गई, वो चीजें राज्य के स्वामित्व में ही आ गई, एक ही बात है। अब हम देखते हैं कि आपने 1969 में देखा होगा इंदिरा गांधी के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1991 के द्वारा सरकारी चीजों को प्राइवेट किया गया है, और इससे पहले जो बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट चीजों को सरकारी किया गया है, ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राज्य को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए समाजवाद के मामले में, जो राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व की प्रवृत्ति को राज्य प्रोत्साहित करे। लेकिन साथ में यह भी कहा कि देखो ये जो निजी संपत्ति है, निजी कारखाने हैं, इनकी जो एक बहुलता वाला हमारा देश है, जो ये भाई अब इतना बड़ा देश हो गया है, और ये लेटेस्ट ही मतलब उदारीकरण के बाद की परिभाषा है, तो इसमें निजी संपत्ति वाले वर्ग के हितों को भी, उनके भी हित की उपेक्षा हम नहीं कर सकते। तो ऐसा हमें व्यवस्था करनी चाहिए जो मिला जुला सा हो। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस शब्द की बार बार व्याख्या की गई है। और देखो 1991 के बारे में हमने अभी थोड़ी सी चर्चा कर ही ली है कि समाजवादी ढांचे में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। नई आर्थिक नीति को हमने अपनाया, जिसमें हमने उदारीकरण को अपनाया, लिबरलाइजेशन, निजीकरण को अपनाया, भाई प्राइवेटाइजेशन है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण है जिसको इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इनको अपनाया, एलपीजी मॉडल जिसको शॉर्ट में कहते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था यानी पूरे संसार की अर्थव्यवस्था के साथ बड़े स्तर पर जुड़ चुकी है। तो भारत के जो साम्यवादी दल हैं और इस विचारधारा से जुड़े जो विचारक हैं, अब वो आरोप लगाते हैं भारत के समाजवाद पर। जो 1991 के बाद की जब स्थिति बनती है, तो भारत के समाजवादी जो दल हैं या इस विचारधारा से जुड़े हुए अन्य विचारक हैं, समाजवाद से जुड़े हुए लोग, वो अब कहते हैं कि भाई भारतीय राज्य अब समाजवादी राज्य नहीं रहा, बल्कि ये तो नव उदारवादी हो गया है। तो उनका अब ये भी आरोप है क्योंकि हमने एलपीजी मॉडल को अपना लिया। अब एक बात आती है कि संविधान सभा में क्या इस मुद्दे पर कोई बात हुई थी? तो संविधान सभा में के.टी. साहा, इन्होंने कहा था कि देखो भारत के संविधान में या भारत की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद शब्द को जोड़ दो। उन्होंने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा कि समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में शामिल कर दो। अब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि देखो ये चीज को ना प्रस्तावना में शामिल करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और उन्होंने कहा कि हमारा देश किसी एक विचारधारा के प्रति झुके ये ठीक नहीं है। जैसा हमारे हिसाब से चल रहा है वैसे चलने दो, किसी एक विचारधारा को अपने ऊपर मत थोपो। इसलिए समाजवाद शब्द जोड़ने का विरोध किया गया। और अंबेडकर जी ने तो कहा कि देखो जो ये अनुच्छेद हमारा, आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हो जिसमें अनुच्छेद 39, जो आर्टिकल 39 है उसका एक तो बी क्लोज, बी मतलब ख, और एक सी क्लोज यानी ग। तो ये बी और सी क्लोज है, वो कहीं ना कहीं क्या है, वो समाजवाद ही उसमें, उसके समाजवाद का तत्व हमें वहीं पर दिखाई देता है। अब देखो कैसे दिखाई देता है, हम एक बार इसको अनुच्छेद 39 को ही देख लेते हैं।
अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कह रहा है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ निदेशक तत्व, इसमें लिखा हुआ है राज्य अपनी नीति का विशेषकर इस प्रकार संचालन करेगा कि, फिर ये कै इससे संबंधित नहीं है, ख हम पढ़ते हैं जिसमें अंबेडकर जी ने संकेत दिया कि ये ख और ग ये समाजवाद का ही एक रूप है जो कि संविधान में पहले से शामिल है। इसमें लिखा है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा होना चाहिए जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से ध्यान रखा जाए। अब देखो सामूहिक हित जब जहां आ गया तो वो क्या है, कहीं ना कहीं एक समाजवाद की बात आ गई। ग में क्या कहा गया है? ग में कहा है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण कुछ लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए। भाई हम देखते हैं जो ये उदारवादी पूंजीवादी जो विचारधारा है उसमें उत्पादन के साधनों पर बड़े बड़े लोगों का अधिकार हो जाता है और वो उन तक ही सीमित हो जाता है। आम आदमी दबा कुचला महसूस करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है अमीर और गरीब में। तो ये कहा कि कुछ लोगों तक संकेंद्रण नहीं होना चाहिए बल्कि समाज के सभी वर्गों तक इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो अंबेडकर जी ने कहा कि ये जो इसका ख वाला ऑप्शन है, भाई भौतिक संसाधन है जो समुदाय के, उनका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से ध्यान रखा जाए। तो इसके लिए क्या किया गया? आप देखते हैं कि हदबंदी कानून बनाए गए, यानी भूमि स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया गया था कि एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि किसी के पास भी नहीं होगी, यह कर दिया गया था। और अगर किसी के पास उस निश्चित सीमा से अधिक भूमि है तो उसको वापस सरकार के नियंत्रण में वो जमीन ले ली जाएगी और किसी जरूरतमंद को वो जमीन दी जाएगी। तो ऐसा भी किया गया। ग वाला ऑप्शन है सी, उसमें क्या है कि कुछ लोगों के हाथ में ये उत्पादन के साधन नहीं होने चाहिए बल्कि सब लोगों की इस तक पहुंच होनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि जो उद्योग या कोई कारखाना है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिए गए। बहुत सारे ऐसे उद्योग थे, और जैसे कि हम देखते हैं कि वही 19 जुलाई 1969 का मामला है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और कहीं ना कहीं बहुत बड़े उद्योगों को बहुत साथ में राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया था। और एक अभी 2013 में एक एक्ट बनाया गया है CSR से संबंधित, आपने देखा होगा। दो 2013 में मुझे जैसा याद है, अभी आपको इससे संबंधित हम लिखवाएंगे नहीं कुछ भी, CSR कॉरपोरेट सोशल CSR रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या किया गया कि कोई भी उद्योग है उनको जितना लाभ हो रहा है उस कुल लाभ का 2% उनको सामाजिक कार्यों में लगाने के लिए बाध्य कर दिया गया। आज हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है या और ऐसे संस्थान है जहां ये कॉरपोरेट सेक्टर है, जहां फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां लगी हुई है, वो इन जगहों पर बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है। सरकारी स्कूलों में संसाधनों का कहीं ना कहीं प्राइवेट की तुलना में कुछ अभाव देखने को मिलता है। भाई बिल्डिंग है, पुरानी हो गई है, तो इस कानून ने बड़े स्तर पे बदलाव किया है और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया सरकारी स्कूल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक CSR के तहत बहुत बड़ा बजट इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए लगाया जा रहा है। कॉरपोरेट सेक्टर इस पर काम करता है, जो कि एक कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये था भाई जो अंबेडकर जी ने कहा था वो। ये फिर कैमरे में कोई शिकायत आ रही है, आज कुछ है ही। गर्मी की वजह से है कि पता नहीं।
चलो, तो कुल मिला के बात ये है, ठीक ही नहीं हो रहा, कैमरे में रेड बत्ती जल रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो अपना समाजवाद शब्द है उसमें कहीं ना कहीं हमारे संविधान में वो पहले से ही था। प्रस्तावना में इस शब्द को शामिल नहीं किया गया, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाजवाद पहले से ही दिखाई देता है। और देखो, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय शब्द किससे जुड़ा हुआ है? समाजवाद से। ये भी तो आर्थिक न्याय भी तो समाजवाद से जुड़ा हुआ है। तो भारत की प्रस्तावना में भी कहीं ना कहीं समाजवाद की बात देखने को मिलती है। और फिर 1951 में देखो, नेहरू जी के नेतृत्व में पहला संविधान संशोधन किया गया था। उसमें भी समाजवादी लक्ष्य को निर्धारित करने का एक टारगेट था कि लक्ष्य को प्राप्त करना टारगेट था। तो पहले संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी उन्नति के लिए प्रावधान करने का अधिकार दिया। संपत्ति के अधिग्रहण का प्रावधान किया गया पहले संविधान संशोधन से। भूमि सुधार और उसके जो उसमें कोई कानून थे उनकी समीक्षा, जो भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून थे उनको न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था कि 9वीं अनुसूची में कोई भी चीज को डाल दिया तो उसमें फिर संविधान में फिर संशोधन के माध्यम से भी उसको नहीं हटाया जा सकेगा। हालांकि बाद में इसमें कुछ परिवर्तन हुए, उनको हम आगे पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए। तो संविधान में समाजवाद का अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसे स्पष्ट बहुत सारी तरह से किया जा सकता है, अलग अलग तरह इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो वैसे देखें तो 1976 में समाजवाद शब्द को हमारे प्रस्तावना में शामिल किया गया, लेकिन पहले से भी समाजवाद था। कहने का मतलब यह है, जैसे अंबेडकर जी ने कहा कि समाजवाद पहले से भी भारतीय संविधान में शामिल है, लेकिन फिर बाद में ऐसी जरूरत महसूस की गई तो कर दिया गया। और इसके बाद समाजवाद को स्पष्ट करने के लिए हम देखते हैं 1955 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। चेन्नई में एक जगह थी, अवाड़ी अधिवेशन। कांग्रेस का 1955 में एक अधिवेशन हुआ। उसमें खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से समाजवाद शब्द को कहीं ना कहीं स्पष्ट करने का प्रयास किया। और उसमें कहा गया कि समाजवाद का मतलब सभी लोगों का जीवन है जो उसको कहीं ना कहीं न्यूनतम सुविधा प्रदान की जाए, अवसर की समानता दी जाए। समाज में शोषण हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उसको समाप्त करो। और इन सब को करते हुए हमें समाजवादी ढांचे का निर्माण करना है, यह हमारा टारगेट है। तो ये चेन्नई में जो अवाड़ी अधिवेशन हुआ उसमें खुद कांग्रेस का वक्तव्य है। इसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये कहा कि भाई हमारा जो समाजवाद है उसका एक अपना अलग रूप है, यानी हमारे समाजवाद का अपना एक अलग ब्रांड है जो सोवियत संघ से अलग है। भारत में ये शायद इंदिरा गांधी का कथन है, लेकिन मैं ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं कि अवाड़ी अधिवेशन का है कि अलग है। शायद अलग हो सकता है, क्योंकि उस समय तो इंदिरा गांधी शायद राजनीतिक रूप से इतनी सक्रिय नहीं थी। तो ये बाद का वक्तव्य है, इसके लिए मैं इसको जो मैंने अभी कहा कि इस अधिवेशन में ऐसा कहा वो गलत है। तो
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा, हाँ सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सोवियत संघ से तुलना करते हुए कहा था, मैं जैसा रिकॉल कर पा रहा हूं बिल्कुल, तो कहा कि जो भारत में राष्ट्रीयकरण की जो प्रवृत्ति है वो हम तभी करेंगे जब इसकी आवश्यकता होगी। और राष्ट्रीयकरण करना हमारा समाजवाद का अभिप्राय नहीं, केवल राष्ट्रीयकरण करते रहो सारी चीजों का, तो हमारा टारगेट ये बिल्कुल भी नहीं है। हम तो जरूरत के हिसाब से राष्ट्रीयकरण करेंगे, क्योंकि जब ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो एक काफी विवाद हुआ था, अध्यादेश भी जारी किए गए थे, बाकी इन सबको हम आगे ही पढ़ेंगे। अब देखो, भारतीय जो लोकतंत्र है उसके सामने एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण सा लक्ष्य था उस समय, जब समाजवाद को या किसी चीज को, इन सब पर बहस हो रही थी। तो अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के बारे में स्पष्ट रूप से कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक ऐसे विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में हम समानता का व्यवहार करेंगे, मतलब एक व्यक्ति एक वोट, समानता ही हो गया। सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम एक व्यक्ति के लिए एक मत के सिद्धांत का खंडन करेंगे, उस सिद्धांत का अनुसरण हम नहीं करेंगे, तो विरोधाभासी सा कुछ रहेगा। तो राजनीति में हम, मतलब सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य का जो सिद्धांत है उसको राजनीतिक जीवन में तो हम मानेंगे, लेकिन हम जो हमारा सामाजिक और आर्थिक जीवन में, उसमें हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि समाजवाद समानता का अनुसरण करता है। और समानता में भी विशेषकर करें कि अवसर की समानता है या राज्य के द्वारा, मतलब निरपेक्ष समानता तो यहां पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। कभी आप समानता का मतलब एकदम निरपेक्ष समानता समझ लो, तो बाकी मैं पूरा डिटेल्स में आपको लिखवाऊंगा, अभी एक बार थोड़ा सा इसको समझ लो। तो एक तो ये बात थी। दूसरा था कि जो 1991 में वैश्वीकरण को अपनाया, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो अब हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समाजवाद के पतन का समय हो सकता है। कुछ विचारकों ने ऐसे कहा है, अपने तर्क दिए हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो समाजवाद के पतन की तरफ जा रही है। और 2004 में फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इसको परिभाषित किया है। ये मामला था, एक पंजाब राज्य बनाम मॉडर्नवाद, चर्चित है, पंजाब राज्य बनाम मॉडर्न वाद, 2004 का मामला है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा इस समाजवाद के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाजवाद हमारे इतिहास का एक आकर्षण शब्द रहा होगा, लेकिन जो 90 का दशक आया तो वहां से केंद्र सरकार ने जो एक उदारवाद को अपना लिया, वो जो नीति अपनाई है एलपीजी वाली, उससे ये बात अब समाप्त हो चली है कि भारतीय समाज समाजवाद से जुड़ा है। और भी एक दो कमेंट हैं जो दुर्गा देवी बसु के बारे में, उन्होंने भी कुछ इसके बारे में लिखा है, उनको सबको हम डायरेक्ट लिख लेंगे। अब आप सीधा सा हेडिंग डालेंगे और इसको हम लिखेंगे कि एक व्यवस्थित तौर पर, अब आप लगातार इसको लिखते रहिए, मैं बोलता रहूंगा और इसको आप थोड़ा सा मैं स्पीड से बोलूंगा, वीडियो को पॉज करके आप तसल्ली से लिख लो। सबसे पहले समाजवादी राज्य, भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हमारी चली हुई है, समाजवादी राज्य। हेडिंग डालो समाजवाद क्या है, उसमें लिखो समाजवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, इसके कई रूप हैं। ब्रिटिश राजनीतिक विज्ञानी CEM जोड़ के अनुसार
या CEM जोड़ ने समाजवाद को एक ऐसी टोपी कहा है जिसे कोई भी अपने अनुसार पहन लेता है। नेक्स्ट, मैं पानी पी लेता हूं और बोलता भी रहता हूं। समाजवाद एक राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली है जिसमें संपत्ति और उत्पादन के साधन आमतौर पर संपूर्ण समाज के अर्थात राज्य के स्वामित्व में होते हैं, ना कि व्यक्ति विशेष के स्वामित्व में। नेक्स्ट, समाजवाद एक विचारधारा है जिसका उद्देश्य समाज में इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था लाना है जो व्यक्ति को न्याय प्रदान कर सके। नेक्स्ट, ये लाइन भारत वाला छोड़ दो, अभी आप ये लिख लो। मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप सीमित होता है तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मिश्रित प्रकृति की है, अर्थात भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। नेक्स्ट, या इसी लाइन में लिख लो, अर्थात समाजवाद व उदारवाद के बीच का रास्ता अपनाया है जिसमें स्वतंत्रता व समानता दोनों को महत्व दिया है। नेक्स्ट, साम्यवादी समाजवाद को राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। साम्यवादी समाज को राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अर्थात साम्यवादी समाजवाद में उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर, देखो थोड़ा सा डिटेल में लिखवा रहा हूं ताकि किसी ना किसी लाइन से आप समझ सको। एक लाइन समझ में नहीं आ रही, दूसरी समझ सकते हो, क्योंकि ये सिद्धांतों की भी थोड़ी सी इसमें बात है। तो उन शब्दों को समझने से आप हो सकता है एक लाइन से ना समझे दूसरी से समझ जाओ, तो उनका ही उनको तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके से लिखवाया जा रहा है। तो लिखो, अर्थात साम्यवादी समाजवाद में उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है, जबकि लोकतांत्रिक समाज में साम्यवादी समाजवाद की अपेक्षा कम नियंत्रण होता है। नेक्स्ट, भारत का समाजवाद पूर्व सोवियत संघ के समाजवाद की तरह या अन्य साम्यवादी राज्यों की तरह निजी संपत्ति या निजी उद्योगों का उन्मूलन नहीं करता है, बल्कि आर्थिक न्याय की धारणा को लोकतंत्र के साथ मिलाकर चलता है। नेक्स्ट, इसलिए भारत के समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था के स्तर पर निजी उद्यम और सरकारी नियंत्रण जैसे तत्व साथ साथ अस्तित्व में है।
लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां पर सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट, भारत का लोकतांत्रिक समाजवाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट, भारत कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित हिंसक संघर्ष के सिद्धांत को अस्वीकार करता है और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए समाजवाद की उपलब्धि करना चाहता है। नेक्स्ट, भारत ने बीच का रास्ता निकालते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। भारतीय समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण है। भारतीय समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण है, जिसका झुकाव गांधीवाद की तरफ ज्यादा है। नेक्स्ट, समाजवाद शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने DS नकारा बनाम भारत संघ, सर्वोच्च न्यायालय ने DS नकारा बनाम भारत संघ 1982 के मामले में 1982 के मामले में स्पष्ट भी किया है कि भारतीय समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है, जो निश्चित रूप से गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की इस व्याख्या का हम अर्थ निकालें तो हमारा समाजवाद आर्थिक समानता, ब्रैकेट में लिख लो इकोनॉमिक इक्वेलिटी, कोमा आय के समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कोमा वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा उन्हें अधिक से अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर बल देता है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अहिंसक और शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करता है तथा निजी संपत्ति और उद्योगों को समाप्त किए बिना दोनों पक्षों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि समाजवाद का मूल उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। नेक्स्ट, एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समाजवादी समाज की रचना के अंतर्गत राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ में निजी संपत्ति और निजी कारखानों की बहुलता वाले इस देश में निजी स्वामित्व वाले वर्ग के हितों को या वर्ग के हितों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, 1991 से 1991 से भारत के समाजवादी ढांचे में एक गंभीर परिवर्तन देखने को मिला। 1991 से हमने नई आर्थिक नीति को अपनाया है, जिसमें उदारीकरण ब्रैकेट में लिबरलाइजेशन, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण लिख सकते हैं और ब्रैकेट में ग्लोबलाइजेशन को अपनाया है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ बड़े स्तर पर जुड़ चुकी है। नेक्स्ट, भारत के समाजवादी दलों और भारत के समाजवादी दलों
और इस विचारधारा से जुड़े विचारकों का आरोप है कि अब भारतीय राज्य समाजवादी नहीं रहा है बल्कि नव उदारवादी हो गया है। नेक्स्ट, संविधान सभा में के.टी. साहा ने प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ने का आग्रह किया था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसे अस्वीकृत कर दिया था। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर संविधान में किसी विचारधारा विशेष के प्रति झुकाव को उचित नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने समाजवाद शब्द को जोड़ने का विरोध किया था। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 39 बी और सी या ख और ग में वर्णित निदेशक तत्व 39 बी और सी या ख और ग में वर्णित निदेशक तत्व विषय की दृष्टि से समाजवादी ही तो है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 39 को यहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अभी हम डीपीएसपी को पढ़ेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को, तो वहां पर उसका अध्ययन कर लेंगे विस्तार से। तो हर जगह एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो लिखो नेक्स्ट, अतः समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में शामिल करने से पहले भी राज्य नीति निदेशक तत्वों में समाजवाद दिखाई देता है। नेक्स्ट, समाजवाद की प्रस्तावना जल्दी बोलने में गड़बड़ होती है। संविधान की प्रस्तावना की आर्थिक न्याय शब्दावली में भी समाजवाद की धारणा निहित है। नेक्स्ट, 1951 में नेहरू के नेतृत्व में पहला संविधान संशोधन भी समाजवादी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट, प्रथम संविधान संशोधन से राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही संपत्ति के अधिग्रहण का प्रावधान भी किया गया है। नेक्स्ट, या इसी में लिख सकते हैं, भूमि सुधार और उसमें मौजूद अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया या जोड़ा गया। नेक्स्ट, उसी में लिख लो, तथा अनुच्छेद 31A और 31A और 31B को जोड़ा गया। नेक्स्ट, संविधान में समाजवाद का अर्थ स्पष्ट नहीं है, इसे स्पष्ट करते हुए कांग्रेस ने, या ये शुरू का एक दो बार हम लिखवा दिया, उसको रहने दो, आप लिखो, समाजवाद को स्पष्ट करते हुए कांग्रेस के 1955 के अवाड़ी अधिवेशन, अवाड़ी के बाद ब्रैकेट में चेन्नई लिख लेना, अवाड़ी अधिवेशन में कहा गया कि समाजवाद का आशय सभी लोगों को जीवन की न्यूनतम सुविधा प्रदान करना है, अवसर की समानता और समाज में शोषण और भेदभाव को समाप्त करते हुए समाज के समाजवादी ढांचे का निर्माण करना है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी का निर्माण करना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुसार हमारे समाजवाद का एक अलग रूप है जो सोवियत संघ से अलग है। भारत में राष्ट्रीयकरण तभी किया जाएगा जब आवश्यकता होगी। केवल राष्ट्रीयकरण हमारे समाजवाद का अभिप्राय नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र के चुनौतीपूर्ण परिदृश्य को देखते हुए
या इस लाइन को भी हम हटा सकते हैं, थोड़ा सा टिपिकल लगती है आपको। आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में हम समानता का व्यवहार करेंगे और सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता का। राजनीति में हम एक व्यक्ति के लिए एक मत के सिद्धांत का अनुसरण करेंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का खंडन करेंगे। नेक्स्ट, 1991 में अपनाए गए वैश्वीकरण और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के ढांचे के साथ ही समाजवाद के पतन का तर्क दिया जाने लगा है। नेक्स्ट, 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी पंजाब राज्य बनाम मॉडर्नवाद, पंजाब राज्य बनाम मॉडर्नवाद 2004 में कहा है कि समाजवाद हमारे इतिहास का आकर्षण शब्द या आकर्षक शब्द रहा होगा, लेकिन 90 के दशक से केंद्रीय सरकार ने जो उदार नीति अपनाई है या एलपीजी मॉडल अपनाया है, उससे ये बात तो समाप्त हो गई है कि भारतीय समाज समाजवाद से जुड़ा है। नेक्स्ट, डीडी बसु के अनुसार, दुर्गादास बसु जो कि संविधान के बहुत अच्छे विशेषज्ञ माने जाते हैं, डीडी बसु के अनुसार 1991 में बदली परिस्थितियों में अब भारत पेंडुलम समाजवाद से दूर निर्बंध अर्थव्यवस्था की ओर चला गया है। निर्बंध मतलब खुली अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर चला गया है। तो साथियों, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया। प्रयास ये था कि इसको फर्स्ट पेपर की तरह पढ़ाया जाए, लेकिन मुझे लग रहा है अब कि कहीं ना कहीं ये सेकंड पेपर की कुछ तथ्य हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। कुछ सैद्धांतिक बातों का एक्स्ट्रा इसमें वर्णन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि पढ़ा हुआ कभी खराब नहीं जाता है। इसके लिए इसको अच्छे से इसका अध्ययन करें। और एक बात जरूर कहूँगा कि जब तक आप पढ़ रहे हो, कहीं से कोचिंग कर रहे हो, तब तक आप वहीं से उसको पढ़ के उसका ही रिवीजन बार बार कर लो। नए सोर्स अभी मत ढूंढो, नए सोर्स बाद में ढूंढना जब ये पूरा याद हो जाए। हाँ, आपके अगर लगातार याद हो रहा है कि आपके तो 1-2 बार में 4 बार में याद हो जाता है और आपने उतना रिवीजन कर लिया है, तो आप नया कुछ देख सकते हो। लेकिन जब तक ये याद नहीं होता है, तब तक कोई नई चीज मत उठाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है। चाहे कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, उसको कंप्लीट करो। वो बहुत बड़ा एक सार के रूप में आपको पढ़ाया गया है। तो किताबों को बाद में पढ़ना, समय मिले तो पहले इसको 100% कर लो। धन्यवाद।